किसी के पास बहुत पैसा है, थोड़े से लोगों के पास बहुत जमीनें हैं, बहुत शिक्षा है, और बहुत बड़ी आबादी इस देश में ऐसी है जिसको न शिक्षा है, न जमीन है, न पैसा है। तो बराबरी कैसी होगी? और जब बराबरी नहीं होगी तो कोई राष्ट्र कैसे बनेगा? फिर कैसे कहोगे कि भारत देश मेरा है? मैं फिर से कह रहा हूं, इस गांव में आपकी जमीन ना हो, आपका घर ना हो, आपको गांव से प्रेम होगा क्या? लेकिन गांव से इसलिए प्रेम आपको करना पड़ेगा कि गांव आपका था। फिर आप लड़ेंगे लड़ाई कि मेरी जमीन को कब्जा किसने कर लिया, हमारी शिक्षा को कौन रोक लिया, हमारे रोजगार को कौन रोक लिया, हमारे पैसे को कौन छीन लिया। ये पूरी लड़ाई जिन तस्वीरों को आपने रखा है जो समता मूलक संघ बनाने का मकसद है, उसका नाम ही है समता। समता मतलब सब बराबर होंगे। वो बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, वो ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत होगा, वो भारत के संविधान का सपनों का भारत होगा। हमारी लड़ाई बराबरी की है। तो आरक्षण इसलिए लाया गया क्योंकि बराबरी नहीं थी। आरक्षण इसलिए नहीं लाया गया कि दलित, पिछड़े, आदिवासी कमजोर थे, उन्हें बैसाखी देनी थी। आरक्षण इसलिए लाया गया कि इस देश में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो बैठे थे ना, वो घोर जातिवादी थे। एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे ना, लेकिन काट लिया एकलव्य का अंगूठा। तो आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार्य भेदभाव करता है जाति के नाम पर, इसलिए आरक्षण लाया। और चिट्ठी में आपने क्या कहा कि आरक्षण नहीं मिल रहा। सही बात है। अब इसको आसान भाषा में समझिए। आपके गांव में एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ेंगे, तो बाबा साहब का संविधान कहता है कि इस 100 में जितने ओबीसी हैं वो 52% है। चलो उनको आरक्षण मिला 27%, तो 27 बच्चे ओबीसी घर के आएंगे, 15 बच्चे दलित घरों से आएंगे, 7 साढ़े 7 बच्चे, अगर वो केंद्रीय विद्यालय का है तब मैं बता रहा हूं, राज्य में तो अलग अलग आंकड़ा होता है आरक्षण का, तो वो आदिवासी होंगे। और बाकी लोग क्या होगा, स्कूल में सबके घरों के बच्चे होंगे। तो जब स्कूल को आप देखेंगे तब लगेगा कि पूरे गांव का स्कूल है, इसमें सबकी हिस्सेदारी है ना। तो ये है सरकारी शिक्षा में आरक्षण। अब उस सरकारी स्कूल को किसी ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। गांव का सबसे अमीर आदमी उस स्कूल को खरीद लिया कि अब हम इस स्कूल में सबको पढ़ाएंगे। तो वो अमीर आदमी क्या करेगा? अमीर आदमी ये सोचेगा कि हमने स्कूल खरीदा है, और वो व्यापारी है, तो व्यापारी ये थोड़े सोचेगा कि मुझे गांव का विकास करना है। व्यापारी हमेशा ये सोचता है कि मेरा 100 रुपया 500 रुपया कैसे बन जाए। सरकार और राज्य क्या सोचती है, ये जो 500 रुपया है ये 500 लोगों में बराबर कैसे बंट जाए कि किसी की जेब में पैसा न रहे तो भी उसे अच्छी शिक्षा मिले। किसी की जाति अगर दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, इसके आधार पर उसको कोई पढ़ने से न रोके, उसको नौकरी से कोई न रोके। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की, यानी सरकार की। तो सरकार का मतलब क्या होता था? शिक्षा सरकार का काम होगा, रोजगार देना सरकार का काम होगा, तभी ना सबको न्याय मिलेगा। आप वोट क्यों देते हैं भाई? लोकतंत्र में वोट देते हैं ना, तो वोट क्यों देते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप अपना नेता चुनते हैं। नेता क्यों चुनते हैं? कि वो आपके लिए काम करेगा। आपने वोट देकर के अंबानी अडानी को व्यापारी चुना है क्या? नहीं चुना ना। तो व्यापारी आपके वोट से बना नहीं है, तो वो आपका काम करेगा कि अपना व्यापार बढ़ाएगा? सीधी सी बात है, आसान। तो सरकार की जिम्मेदारी बाबा साहब के संविधान से ये थी कि भाई इस देश में बड़ी गरीबी है, तो कोई गरीब न रह जाए शिक्षा से वंचित, इसलिए सरकारी शिक्षा होगी, सरकारी स्कूल बनेंगे, सरकारी डिग्री कॉलेज बनेंगे, सरकारी नौकरी होगी। कोई दलित है, कोई पिछड़ा है जिसको सदियों से पढ़ने का मौका नहीं दिया तुमने, महिलाएं हैं, तुमने कहा कि अगर वेद पढ़ ले तो शीशा पिघला डाल दो, पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। तो अब देखो भारत आजाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, भारत का संविधान बन गया, तो सबको शिक्षा मिले, हर जाति हर धर्म को मिले, हर लैंगिक आधार पर मिले, गरीब कमजोर को भी मिले। ये जिम्मेदारी किसकी? उस नेता की जिसको तुमने वोट देकर के नेता बनाया था। ये राज्य की जिम्मेदारी थी। अब राज्य क्या कर रहा है? आपकी शिक्षा और रोजगार दोनों को व्यापारियों के हाथों, पूंजीपतियों के हाथों बेच रहा है।
अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? सरकारी अगर स्कूल था तो उसको चलाता कौन था? सरकार। तो सरकार 1 रुपए फीस लेती थी। बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए, आप लोग जानते होंगे सर, मैं 300 रुपए सालाना फीस थी, तब मैं पढ़ पाया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वही फीस मुझे अमन भाई ये लगता है कि 3000 भी होती ना तो शायद हम नहीं पढ़ पाते। हम लोग इस परिवार से थे, अगर 300 रुपया की बजाय वो 3000 होती तो हम नहीं पढ़ पाते। 1 रुपए फीस हुआ करती थी, गांव में लोग चले जाते थे, पढ़ते थे, थोड़ा समय बना, हाथ से जो कुदाल फावड़ा चलाने वाले हाथ थे, जो मैला उठाने वाले हाथ थे, जो श्रम करने वाले हाथ थे, पीढ़ियां खप गई उसी काम को करते हुए। कि तुमने जानबूझ के उनको कह दिया कि तुम मैला ढोगे, तुम किसान हो, तुम मजदूर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हमारे पुरखों ने जब संघर्ष किया तो उस पूरे संघर्ष से हासिल क्या हुआ कि जिन हाथों में कुदाल फावड़ा था उन हाथों में कलम पकड़ाई, और कलम पकड़ाई तो बाबा साहब की बात याद आई कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये पूरी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, समता मूलक समाज की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई। और ये दिखा भी, जितने लोगों को शिक्षा मिली, मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं, आप, अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते, हम अपना इतिहास न जान पाते। तो हो सकता है इस गांव में आज समता मूलक संघ बाबा साहब को, बुद्ध को याद करते हुए कार्यक्रम न कर रहा होता, त्रिशूल तलवार लेकर के मस्जिद के सामने जाता और कहता कि मस्जिद में खुदाई होगी, यहाँ कुछ और मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, मस्जिद के नीचे मंदिर है, अब मुसलमानों को देश से भगाना है। यही सब करता ना भाई, देश में हो रहा है ना भाई। आपके यहाँ थोड़ा कम हो रहा है, घूमने का मन हो मेरी तरफ आइएगा, हर दूसरे दिन यही सब चल रहा होता है। आप भी अपने आसपास गांव में खोजिए, कितना सरकारी स्कूल अच्छा बचा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में मास्टर है, सरकारी अस्पताल में दवाई मिलती है। अब एक बात बताइए, मेरे अब जो प्राइवेट स्कूल बिक गया, आपके गांव का स्कूल एक व्यापारी ने खरीद लिया, तो वो पैसा कमाएगा ना, उससे उसकी चिंता थोड़ी होगी कि सबका विकास हो, क्योंकि उसको वोट देकर के व्यापारी तो आपने बनाया नहीं है। तो क्या करेगा? जो 300 रुपए फीस थी उसको 3 लाख करेगा, जो 1 रुपए फीस थी उसको 1000 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसको पैसा कमाना है। और पैसा एक स्कूल में, एक विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में कहां से आता है? फीस से आता है। सरकार पैसा देती थी तब हम लोग कम पैसे में पढ़े, और सरकार का पैसा क्या उनके घर का पैसा था क्या? अरे हमारी आपके लोग ही पैसा देते हैं तो वो सरकार के पास जाता है। आप एक दिया सलाई, एक माचिस खरीदते हैं ना, तो भी आप टैक्स देते हैं, आपका पैसा सरकार के पास जाता है। और सरकार का काम ये होता है कि सबको बराबर से पैसा बांटो, ताकि किसी को शिक्षा रोजगार में कोई पीछे न रह जाए। तो हमारा ही पैसा था, हमारे ऊपर खर्च हो रहा था, हमारी शिक्षा पर खर्च हो रहा था, हमारे रोजगार पर खर्च हो रहा था, सरकारी नौकरी। इसलिए मैं आपसे एक अपील करने आया हूं, यही बात करूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ये अपील क्या है साथियों? जब वो आपका स्कूल बिक गया ना, जब वो आपका डिग्री कॉलेज बिक गया ना, जब आपका विश्वविद्यालय बिक गया ना, तो उसे कोई उद्योगपति खरीदता है, और उद्योगपति खरीदेगा तो क्या करेगा? जैसे रेलगाड़ी चलती थी तो रेलगाड़ी सरकार की होती थी, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये टिकट होता था, सब लोग जाते थे। उसी रेलगाड़ी को प्राइवेट ने खरीदा तो जो 2 रुपए का टिकट था वो 20 रुपए का कर दिया, जो 50 रुपए का टिकट था वो 500 रुपए कर दिया कि नहीं? आप लोग तो जानते होंगे। जितनी चीज सरकारी बिकी है प्राइवेट में गई है, उसमें कोई सस्ती हुई है क्या? कोई सरकारी अस्पताल में आप भी जाते थे, दवाई मिलती थी थोड़ी बहुत, प्राइवेट में वही दवाई फ्री में मिलेगी कि उसका महंगा पैसा लगेगा? ये हो गया, ये है प्राइवेटाइजेशन। सरकारी चीज को प्राइवेट हाथों में बेच दो। तो हमारी शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को, जिस सरकारी शिक्षा ने भरोसा इस देश के नागरिकों को दिया था, तुम्हारी जेब में पैसा होगा कि नहीं, तुम्हें शिक्षा मिलेगी। तुम्हारी जाति खराब है, कमजोर वाला, हालांकि कोई खराब और कमजोर जाति होती नहीं, ये तो उन कुछ दिमाग के, जिसको ज्योतिबा फुले कहते थे कलम कसाई,
उन्होंने बना दिया, कहा कि तुम शूद्र हो। अरे किस बात का शूद्र? 500 महारों को मौका मिला 1 जनवरी 1818 को, तो भीमा कोरेगांव कर दिया और दिखा दिया कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, और तुम हमको कहते हो कि कमजोर थे। इस देश में जब जब एक ओबीसी को, एक दलित को, एक आदिवासी को मौका मिला, उसने साबित किया, चाहे शिक्षा में, रोजगार में, देश चलाने में, कहीं भी। इसलिए कोई कमजोर हम नहीं है, किसी से दब के मत रहा करिए। बाबा साहब अपनी किताब जाति का विनाश के आखिरी पन्ने पर लिखते हैं, जाति खत्म करने के लिए रोटी बेटी का संबंध करो, आओ दलितों पिछड़ों अपना दिल बड़ा करें, आपस में अंतर जाति विवाह करें, जाति टूटेगी। रोज दूसरे के साथ बैठकर खाएं, एक साथ एक थाली में खाएं, क्योंकि हम सब एक जैसे, हमारा दुख एक है। और उसी में बाबा साहब कहे कि पुजारी बनाने के लिए इम्तिहान होगा, जाति देखकर पुजारी नहीं बनेगा, तब जाकर जाति खत्म होगी। बाबा साहब ने कितनी महत्वपूर्ण किताब लिखी है। इस देश में कोई आंदोलन ही नहीं हुआ जाति खत्म करने का। जिसने जाति का सबसे ज्यादा फायदा लिया, ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने, उन्होंने कभी जाति के विनाश का कोई काम किया क्या? इसलिए मैं साथियों यही बात कहने आया हूं कि जैसे जैसे ये मौका होना था कि शिक्षा थोड़े से लोगों को मिली, तो वो सीना तान के खड़े हो गए और कहे कि हमारा हक कहां है, बताओ, इस देश को चलाने में हम लोग कहां हैं, बताओ। इसलिए उन्होंने शिक्षा बर्बाद कर दी है। नई शिक्षा नीति 2020 ने सरकारी स्कूल, सरकारी डिग्री कॉलेज और सरकारी विश्वविद्यालयों को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेचने का पूरा काम कर दिया है और बिकना शुरू हो गया।